दोस्तों नमस्कार। आज हम भारत की जितनी भी महत्वपूर्ण नदियां हैं, महत्वपूर्ण नदियों में लगभग 70 नदियां आती हैं। कितनी नदियां आती हैं? 70 नदियां आती हैं। और इन 70 नदियों के बारे में आज हम विस्तृत रूप से पढ़ने वाले हैं। आप भारतवर्ष का कोई भी एग्जाम देते हैं या राज्य का कोई भी एग्जाम देते हैं तो आप मान के चलिए नदियों से आपके 1 से 5 क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना रहती है। चाहे वो नदियों से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आ जाए या किसी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए या उसकी सहायक नदियां पूछ लीजिए, राज्य में प्रभावित होती है वो पूछ ली जाए। तो मित्र, यह सेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि नदियां अपने आप में परीक्षा की दृष्टि से सबसे पूछा जाने वाला 110 में चैप्टर है। इसलिए हम और आप दोनों मिलकर के इस चैप्टर को बखूबी समझेंगे। और आप से गुजारिश करूंगा कि आप एक खाली पेन लेके बैठें और खाली कॉपी ले लें ताकि आप उसमें मेरे अनुसार जिस तरह से मैं बताऊं उस तरीके से आप उसकी मैपिंग करते जाएं। आपको आज इसमें भारत की जितनी रिवर हैं, जैसे सिंधु नदी हुई उसकी सहायक नदियां हुई, गंगा नदी हुई उसकी सहायक नदियां हुई, आप इस सबको अपने मैप पे, आप कॉपी पे मैप बनाएंगे, मैप पे आप बिल्कुल ड्राइंग करेंगे उस पर, जिससे आपको लाइफ टाइम के लिए ये सब चीजें याद हो जाए। तो ये सेशन आपके बहुत महत्वपूर्ण है, बिल्कुल स्किप मत करिए। पूरा हर पॉइंट, हर इसका पार्ट देखिएगा। और लास्ट में आपसे ये कहूंगा, सेशन अगर अच्छा लगे तो प्लीज दोस्तों को, कम से कम 3 दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा और खुद लाइक करिएगा। तो देखिए, आप आज इसमें 70 से अधिक नदियां पढ़ने वाले हैं, भारत की प्रमुख नदियों में। भारत के बारे में हम लोग सबसे पहले एक काम करते हैं कि भारत का सबसे पहले फ्री हैंड मैप बनाना सीखते हैं। आप भी मेरे साथ एक फ्री हैंड मैप बनाना सीखिए। आप भी भारत का मेरे साथ एक फ्री हैंड मैप बनाना सीखिए। जिस तरीके से मैं बनाता हूं उसी तरीके से आप बनाइए। हालांकि 100% तो मैं भी नहीं बना पाता हूं, इस तरीके से आप भी मेरे साथ फ्री हैंड मैप बनाना सीख लें। क्योंकि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा हो नहीं सकता है कि भारत के मैप से कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आए। आप भी इस तरीके से मैप बनाएंगे, इस तरीके से। लगभग मैंने भारत का ये नक्शा बना के तैयार कर दिया है। तो देखिए, हम लोग जो पढ़ते हैं भारत की नदियों के बारे में, तो भारत की नदियों को हम 2 भागों में बांट देते हैं। भारत की नदियों को हम मोस्टली 2 पार्ट में सबसे पहले डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक वो नदियां जो उत्तर भारत की नदियां हैं। कौन सी मित्र? हिमालय की नदियां हैं। कौन सी? हिमालय की नदियां हैं। एक वो नदी जो हिमालय की नदियां हैं, दूसरी वो नदी जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। सबसे पहले हिमालय की नदियां, हिमालय की नदी। 2 प्रकार की नदी सिस्टम पढ़ते हैं। दूसरा हम जो पढ़ते हैं उसमें आप देखेंगे कि उसमें जो नदी है वो प्रायद्वीपीय भारत की नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की नदी की नदियां, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। मैंने आपसे एक बार फिर कहूंगा कि आप मेरे साथ फ्री हैंड इंडिया का मैप बनाना सीख लें। यदि आप इस काम को कर लेंगे तो मैं जानता हूं कि आप बहुत कुछ अच्छा कर ले जाएंगे। आप भी मेरे साथ इस तरीके से फ्री हैंड मैप बनाएंगे। सबसे पहले प्रिय मित्र मेरे, एक जो रिवर सिस्टम है इंडिया का, वो ये वाला है। ये रिवर सिस्टम है, एक इंडिया का ये वाला रिवर सिस्टम है। और आप जानते होंगे ये कौन सा रिवर सिस्टम है, आप खुद बताएंगे कि कौन सा रिवर सिस्टम है। इसको सिंधु नदी तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंधु नदी तंत्र, नदी तंत्र कहते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि आप किसी एग्जाम में, चाहे आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो या किसी स्टेट का पीसीएस एग्जाम दे रहे हो या कोई छोटे मोटा एग्जाम की आप दे रहे हो, तो यहां से क्वेश्चन आपको 1 या 2 मिल जाएंगे मित्र। दूसरा जो रिवर सिस्टम है वो ये वाला है। आप खुद समझ गए होंगे ये वाला कौन सा रिवर सिस्टम है। मैं इस बात को डिफाइन नहीं करूंगा, लेकिन खुद आप जानते होंगे यहां पर जो रिवर सिस्टम है वो कौन सा रिवर सिस्टम है। इसको मित्र सिंधु नदी, सॉरी, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र कहते हैं। और तीसरा जो रिवर सिस्टम है मित्र, वो आपका ये वाला है।
इस तरीके से ये वाला। और इस रिवर सिस्टम को आप जिस नाम से जानते हैं उसे गंगा नदी तंत्र कहते हैं। कौन सा? ये गंगा नदी तंत्र है। तो तीसरा वाला जो रिवर सिस्टम मित्र, इसे गंगा नदी तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? गंगा नदी तंत्र, नदी तंत्र इसे कहा जाता है। और जो चौथा जो रिवर सिस्टम है उसको, जो चौथा रिवर सिस्टम मित्र मेरे, वो प्रायद्वीप भारत की नदियां हैं। ये वाली नदियां हैं जिसमें मोस्टली आप देखेंगे गोदावरी, कृष्णा और कावेरी तथा इसकी सहायक नदियां। हम मोस्टली इन्हीं सब के बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आप मेरे साथ इसी तरीके से मैप तैयार करें। उस पर नेक्स्ट देखें अगली स्लाइड में। जो नदियां हैं इंडिया की, जो नदियां हैं भारत में, भारत की नदियां मोस्टली जिस पर्वत श्रृंखला से विभाजित होती है उसे एक नाम दिया जाता है, इसे भारतीय महाजल विभाजन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? भारतीय महाजल विभाजन पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। पूछा जाता है, इसलिए मैं जोर देकर बता रहा हूं। जो नदियां हैं भारत की, उसे भारतीय जल महाजन पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है, क्योंकि पर्वत श्रृंखला ही है जो नदियों को अलग अलग भागों में विभाजित करती है। जैसे आप पहले लिख लीजिए, भारतीय महाजल विभाजक पर्वत श्रेणी, भारतीय महाजल विभाजन श्रेणी। ये किस प्रकार से, जरा उसे देख लीजिएगा। जैसे सबसे पहले आप वही हम लोग इंडिया का मैप बनाएंगे इस तरीके से। हम लोग सबको अच्छा नहीं कर सकते और वैसे तो नहीं कह सकता हूं। जैसे आप मान के चलिए, सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि जैसे ये एक पर्वत श्रेणी है। बताइए, आप खुद गैस कीजिए कि ये कौन सी पर्वत श्रेणी है। ये वाली, खुद पर गैस कीजिए ये कौन सी पर्वत श्रेणी है। उसके बाद एक पर्वत श्रेणी इस तरीके जाती है, इस तरीके से। इसके जस्ट पास होकर के एक पर्वत श्रेणी इस तरह लौट करके आती है। ये मित्र क्या करती है? नदियों का विभाजन करती है इस तरीके से। और इसके बाद इस तरह पर्वत श्रेणी है। आप खुद गैस कर लीजिए कि इस पर्वत श्रेणी को क्या कहा जाता है। तो देखिएगा, यह पर्वत श्रेणी से अरावली पर्वत श्रेणी कहा जाता है, उसका विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, उसके बाद सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, और ये कौन सा है? पश्चिमी घाट के नाम से इसे जाना जाता है। आपने देखा होगा मित्र कि जो गंगा रिवर है वो इस तरीके से आती है। जो गंगा रिवर है मित्र वो इस तरीके से आती है। तो अरावली के इस तरीके से होकर के इस तरह से पश्चिम बंगाल में, बांग्लादेश में जाकर के इस तरह अपना जल विसर्जित कर देती है। उसी तरीके से आप इसमें देखेंगे, यहां पर एक नदी है जिसे नर्मदा के नाम से जाना जाता है, और यह नदी खंबात की खाड़ी, ये मित्र खंबात की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है? इसे गल्फ ऑफ खंबात कहते हैं। क्या कहते हैं? गल्फ ऑफ खंबात, खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी किस नाम से जाना जाता है? खंबाती खाड़ी के नाम से जाना जाता है। नर्मदा, और ये वाली जो ऊपर वाली है मित्र मेरे, ये मेरे प्रिय मित्र, ये वाली जो ऊपर वाली है इसे गल्फ ऑफ कच्छ कहा जाता है। इसे कच्छ की खाड़ी कहा जाता है, कच्छ की खाड़ी कहा जाता है। ध्यान दीजिए, मैं दावे के साथ फिर भी कहूंगा कि आप इस सेशन में 70 से ज्यादा नदियां क्लियर कर ले जाओगे। जैसे नर्मदा नदी है, तो नर्मदा नदी जो जल विभाजक करने वाली जो पर्वत श्रेणी है उसके इधर विपरीत दिशा में बहती है इस तरीके से। यहां से एक ताप्ती नदी बहती है इस तरीके से, ये भी खम्माती खाड़ी में आकर गिरती है। यहां पर साबरमती नदी है वो इस तरीके से आकर गिरती है। माही नदी है वो भी यहां पर आकर गिरती है। आप परेशान हो, अभी से याद करने की कोशिश न करें, मैं आपको सब याद करा दूंगा। कुछ नदियां हैं आपने देखा कि कुछ नदियां हैं
जैसे गोदावरी नदी इस पर्वत श्रृंखला के से निकल करके पश्चिम की ओर बह करके बंगाल की खाड़ी में आके गिर जाती है और यहां पर अपना डेल्टा बनाती है। क्या बनाती है मित्र? डेल्टा बनाती है। इसी तरीके से एक कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी इस तरीके गिरती है और ये अपना बंगाली खाड़ी में डेल्टा बनाती है। तीसरी आपने देखी होगी इस तरीके से, ये कावेरी नदी है जो बंगाली खाड़ी में आकर अपना डेल्टा बनाती है। उसके बाद आप खुद देखेंगे कि एक नदी यहां पर है, यहां से मानसरोवर से निकलती है इस तरीके से, मानसरोवर झील से निकलती है इस तरीके से और निकल करके भारत में प्रवेश करते हुए यहां पर आकर के खम्माती खाड़ी में गिर जाती है, सॉरी अरब सागर में गिर जाती है, पाकिस्तान प्रभावित होते हुए। यहां से एक नदी निकलती है इस तरीके से, इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, यहां सांगपो कहते हैं, ध्यान कहा जाता है, असम में से ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। जैसी बांग्लादेश में आती है जमुना कहते हैं और आकर के गंगा में विलीन हो जाती है मेघना के नाम से। इसी तरीके से नदियां हैं जो इस तरीके से अपना जल विसर्जन करती हैं और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका जो अदा करती है वो पर्वत श्रेणियां। कौन सी? पर्वत जो श्रेणी होती है इन्हें पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है, वही इसमें मुख्य भूमिका अदा करती है। यही पर्वत श्रेणियां मोस्टली बताएं जो अपना नदियों का मार्ग तय करती है कि किस नदी को किस दिशा में जाना। जो गंगा नदी है, गंगा नदी कहां से निकलती है, कैसे निकलती है, किन किन धाराओं में निकलती है, कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं, वो आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए, आप एक बार पुनः मेरे साथ भारत का मैप बना लें कसम से। तरीके से मैं आपको गंगा नदी तंत्र के बारे में बता रहा हूं। कौन सा मित्र? अब आपको सबसे पहले, जो कि भारत की सबसे बड़ी नदी है गंगा, गंगा नदी मोस्टली मित्र यहां से निकलती है। उत्तराखंड का एक जिला है काशी, काशी में गंगोत्री ग्लेशियर है। कहां से? गंगोत्री ग्लेशियर है। जैसे सबसे पहले यहां बनाता हूं इस तरीके से, निकल करके आगे जाती है और ये जहां से निकलती है दो भागों में निकलती है। एक भाग इसका भागीरथी कहलाता है, दूसरा भाग अलकनंदा कहलाता है। हालांकि बताता हूं मैं, इस तरीके जाती है, हरिद्वार में मैदान प्रवेश कर जाती है, उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी दूरी तय करती है 28 जिलों प्रभावित होते हुए, झारखंड में सबसे कम दूरी तय करती है, पश्चिम बंगाल में इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। फिर जैसे ही ये यहां पश्चिम बंगाल पहुंचती है दो भागों में बट जाती है। कितने भागों में? एक शाखा इसकी बांग्लादेश में चली जाती है, एक शाखा इसकी बांग्लादेश में चली जाती है मित्र, इसकी एक शाखा बांग्लादेश में चली जाती है। जो बांग्लादेश की तरफ मूव करती है उसे भारत में शुरुआत में भागीरथी के नाम से जानते हैं और जब वो प्रवेश कर जाती है तो बांग्लादेश में तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। जब उसमें आपकी ब्रह्मपुत्र मिलती है, एक प्रवाह जो नदी का प्रवाह है जिसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, जब ये मिल जाती है तब इसे पद्मा के नाम से जानता है। तो देखिएगा, आप सबसे पहले मेरे साथ इस तरह से मैप बनाइए। जैसे जहां से निकलती है यह गंगोत्री नामक स्थान से इस तरीके से दो स्थानों में निकलती है। एक भाग इसका अलकनंदा कहलाता है, दूसरा भाग क्या कहलाता है? भागीरथी कहलाता है। एक भाग आपका ये वाला भागीरथी है और ये गंगोत्री हिमनद से निकलती है। कहां से मित्र? गंगोत्री हिमनद से निकलती है। और ये जो आपकी अलकनंदा है ये सतपथ ग्लेशियर से निकलती है। किससे मित्र? सतपथ ग्लेशियर से, हिमनद से निकलती है, सतपथ हिमनद से निकलती है। और ये यहां पर जहां पर ये मिलती है किससे? दोनों नदियां मिलती हैं, इस स्थान को देवप्रयाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देवप्रयाग कहा जाता है मित्र। पूछा जाता है। और ये उत्तराखंड में कहा है मित्र? उत्तराखंड में है। जहां पर ये नदी मिलती है दोनों, उस स्थान को देवप्रयाग कहा जाता है। एक बात बता दें, भागीरथी नदी से अधिक जल लेकर के आती है आपकी अलकनंदा। भागीरथी नदी है उससे अधिक मात्रा में यह जल लेकर के आती है आपकी कौन सी? अलकनंदा नदी। कौन सी? अलकनंदा नदी है, अलकनंदा। हाँ, उसके बाद यह नदी आगे बढ़ती है, आगे बढ़ करके इस तरीके से हरिद्वार में आती है। हरिद्वार में यह नदी, गंगा नदी है, वह मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है। कहां से? हरिद्वार से।
और ये मान के चलिए आपका हरिद्वार है, ये हरिद्वार है। हरिद्वार में क्या करती है, मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है। आगे बढ़ते हुए ये सर्वाधिक लंबी जो दूरी तय करती है वो उत्तर प्रदेश में करती है। उत्तर प्रदेश के 28 जिलों में होकर गुजरती है। पूछा जाता है अगर परीक्षा में कि गंगा उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में होकर प्रवाहित होती है, तो बता सकते हैं लगभग 28 जिलों में होकर प्रवाहित होती है। उसके बाद क्या होता है मित्र, इस तरीके से झारखंड में सबसे कम दूरी तय करती है और झारखंड से पहले यह 2 भागों में बढ़ जाती है। इस तरीके से एक भाग जो मित्र बांग्लादेश की तरफ जा रहा है, ये इस तरीके से, यहां तक तो गंगा कहेंगे, जैसे ही यह बांग्लादेश की तरफ मूव करेगा तब इसे भागीरथी कहते हैं। क्या कहते हैं, भागीरथी। पुनः इसे भागीरथी कहा जाता है, यहां तक इसको भागीरथी कहा जाता है। उसके बाद जब ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है इस तरीके से यूं, तब इसे जमुना कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्र, जमुना कहा जाता है, जमुना, इसे जमुना कहते हैं। और यह जमुना जब एक नदी प्रवाह है इस तरीके से, इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। एक नदी है, दूसरी जिसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, वो जब इस तरीके से आती है, इस तरीके से, हालांकि ब्रह्मपुत्र पढ़ाऊंगा तब उसकी जितनी भी कंडीशन है, वो सहायक नदियां हैं किस किस नाम से जानी जाती है वो सब करा दूंगा, चिंता न करें इसी सेशन में। जब ये मिल जाती है यहां पर गंगा, तब दोनों नदियां पद्मा के नाम से जानी जाती है, पद्मा के नाम से, इस तरीके से पद्मा के नाम से जानी जाती है। हाँ, एक बात बताना आपको भूल गया मैं, ये 2 भागों में बढ़ जाती है, ये तो बताया मैंने। एक भाग इसका इस तरीके से आता है, जो इसका दूसरा भाग है वो इसका इस तरीके से आता है, इस गंगा नदी का, इस तरीके से। इसे हुगली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हुगली, इसे हुगली कहा जाता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो कलकत्ता, जो पश्चिम बंगाल की राजधानी है कलकत्ता, वो इसी हुगली नदी के तट पर है। किस नदी पर है, हुगली नदी के तट पर है। और ये यहां पर आकर के अपना बंगाली खाड़ी में अपना जल विसर्जन कर देती है। यहां पर एक नदी और है जो हुगली नदी में आकर मिल जाती है, इसे दामोदर नदी कहते हैं। क्या कहते हैं, दामोदर नदी, दामोदर नदी के नाम से, जो हुगली की सहायक नदी है। दामोदर नदी, पूछा गया है क्या दामोदर नदी सीधा अपना जल, फैक्ट के रूप में पूछा गया था, एक स्टेटमेंट दिया था, क्या दामोदर नदी अपना जल सीधे रूप से बंगाली खाड़ी में गिराती है, तो नहीं गिराती मित्र, क्योंकि यह अपना जल कहां गिराती है, हुगली नदी में प्रवेश करती है, क्यों, हुगली नदी की सहायक नदी है मित्र। क्वेश्चन दूसरा बन सकता है कि हुगली, क्या दामोदर किसकी सहायक नदी है, तो हुगली या गंगा की सहायक नदी है। यही बात आपको क्लियर हुई मित्र। उसके बाद आगे बताएं, आगे कंडीशन ये है जो आपको बता रहा था मैं कि ये नदी जहां मिल जाती है, यहां पर इसे आगे यहां तक मेघना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेघना के नाम से जाना जाता है। और मेघना आगे जाकर, सॉरी मेघना नहीं, जमुना होगी, पद्मा कहते हैं। क्या कहते हैं मित्र, पद्मा कहते हैं। इसे किस नाम से जाना जाता है, पद्मा के नाम से जाना जाता है, पद्मा, किस नाम से, पद्मा। जब इसमें एक नदी और है, एक बराक नदी, इस तरीके से आकर के इसे मिल जाती है। कौन सी नदी, बराक नदी। ये बराक नदी है जिसका उद्गम मणिपुर से हुआ है। कहां से हुआ है, मणिपुर से हुआ है, बराक नदी का, बराक नदी है जो जिसका उद्गम मणिपुर से हुआ है। भारत में इस नदी को बराक कहते हैं, लेकिन जैसी यह नदी जो बराक नदी है जब बांग्लादेश से प्रवाहित होती है तब इसे मेघना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेघना कहा जाता है। तो ये भी नदी यहां पर आकर मिल जाती है, तब ये तीनों नदियां एक जल के रूप में प्रवाहित होती है, तब इसे मेघना कहा जाता है। और मेघना के नाम से ये यहां पर आपकी कहां गिर जाती है, बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। जब बंगाली खाड़ी में गिरती है तब इसका नाम क्या होता है, मेघना। एक बात आपको बता दें, पूरा दुनिया, पूरा विश्व ये कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा है, लेकिन जो बांग्लादेश है वो ये कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है वो मेघना नदी का डेल्टा है, मेघना नदी का डेल्टा है। तो मेघना नदी कौन सी है, जो बराक नदी है, वो आकर के आपके इसमें पद्मा नदी मिल जाती है।
और उसके बाद इस नदी का नाम क्या हो जाता है, मेघना हो जाता है। कोई और बताए एक नदी है जो गंगा की सहायक नदी है, सबसे बड़ी नदी है, जो इस टाइप से आती है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, इस तरीके से आकर के ये यहां पर मिल जाती है। इसे यमुना कहते हैं। तो क्या कहते हैं, यमुना नदी है। यमुना नदी है जो आपके इलाहाबाद में आकर मिल जाती है। कहां मिल जाती है, यमुना नदी इलाहाबाद में। ये प्रयागराज है, ये क्या है, प्रयागराज है, इलाहाबाद है, ये इलाहाबाद है, ठीक है। यमुना की एक सहायक नदी है इस तरीके से, यूं करके। ये चंबल नदी है। कौन सी, चंबल नदी पूछी जाती है, याद रखिएगा। ये चंबल नदी है। कौन सी नदी है मित्र, चंबल नदी है। जैसे ये इसकी सहायक नदी है, यमुना नदी की, यमुना नदी की सहायक नदी है, ये हो गई। यमुना नदी है जो गंगा की सहायक नदी, ये हो गई। और ये कहां मिल रही है, आपके प्रयागराज में मिल रही है। और प्रयागराज में ही जो यमुना है, यमुना की सहायक नदी एक है, इस तरीके से। इसे क्या कहते हैं, इसको चंबल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चंबल नदी। सुना होगा, जो घड़ियालों के लिए जानी जाती है। एक नदी और है, सिंधु नदी, बेतवा, केन और सोन, ठीक है। ध्यान दीजिए, चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है। सिंधु, ये दूसरे नंबर है, सिंधु नदी है। कौन सी है, सिंधु, सिंध है, सिंधु नहीं है, सिंध, सिंधु नहीं है, इस तरीके से गलत है, ये सिंधु है। ये कौन सी है मित्र, सिंधु नदी, सिंध नदी है। फिर उसके बाद केन, ये कौन सी नदी है, केन नदी है। बेतवा, अच्छा, केन बेतवा एक लिंक प्रोजेक्ट है, ये केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट है, जो घड़ियालों के लिए जाना जाता है मित्र, ठीक है। तो चंबल, सिंध, केन, बेतवा, ये जो नदियां हैं यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। पूछी जाती है कि यमुना नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो चंबल, सिंध, केन, बेतवा। तो यहां बना दीजिए, चंबल, सिंध, केन, बेतवा। आप लिख सकते हैं एक नदी इस तरीके से, इसे सोन नदी कहा जाता है, जो पटना में आपकी गंगा नदी की सहायक नदी है। सोन, ध्यान दीजिए, सोन यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। सोन नदी है वो यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है, ये गंगा की सहायक नदी है। यमुना की सहायक कौन कौन सी है, चंबल है, सिंध है, बेतवा है, केन है। कौन कौन सी, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। अच्छा, इस बात को ध्यान दीजिए, केन बेतवा एक लिंक प्रोजेक्ट भी है, जो घड़ियालों के लिए जाना जाता है। इस तरीके से नहर निकाली गई है, इस तरीके से, ठीक है मित्र। ये पूछी, ट्रिब्यूटरी पूछी जाती है सहायक नदियां, कि ये बताइए चंबल, सिंध, बेतवा, केन और सोन, जो सोन नदी है मित्र, ये गंगा की सहायक है। पूछी गई है असंख्य बार। सोन किसकी सहायक है, वो गंगा की सहायक है। कि अन्य सहायक नदियों में ऊपर से आती है, जो हिमालय पर्वत श्रृंखला की तरफ से आते हैं। एक आप देखेंगे रामगंगा, इस तरीके से। कौन सी नदी है, रामगंगा। दूसरी है गोमती नदी, जिसके किनारे पर लखनऊ बसा हुआ है। कौन, घाघर नदी है, घग्गर नदी बोलते हैं। घग्गर के बाद गंडक, कौन सी नदी, गंडक नदी है। कोसी नदी है, जिसे बिहार का सुख कहा जाता है। और महानंदा है। कौन सी है, महानंदा। इस तरीके से नदियां हैं। तो देखिएगा, ये कौन सी नदी है, जो मैंने बताई, रामगंगा नदी है। ये कौन सी नदी है मित्र, रामगंगा। इसको हम नोट कर लेते हैं, रामगंगा। आप भी मेरे साथ ड्राइंग करते चलिए। तो देखिएगा, फिर ध्यान दीजिए, फिर एक बार बताता हूं मैं। जो गंगा नदी है, जिसकी कुल लंबाई आप देखेंगे 25-25 किलोमीटर है। मतलब गंगा नदी की टोटल लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है। कितनी मित्र, 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर है। इसे 25-25 किलोमीटर भी लिख सकते हैं आप, ठीक है मित्र। तो गंगा नदी की कुल लंबाई है, क्योंकि मैं आपको गंगा नदी तंत्र बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं, गंगा नदी तंत्र, नदी तंत्र। तो देखिए, सबसे पहले जो गंगा नदी का उद्गम है, वह उत्तराखंड के काशी जिले में गंगोत्री हिमनद है, वहां से हुआ है। और जहां से निकलती है, वो दो शाखाओं में निकलती है, एक गंगोत्री हिमनद से, एक सतपथ हिमनद से। जब ये दोनों नदी इस तरीके से आगे आती हैं, तो देवप्रयाग में दोनों नदियां मिल जाती है। कौन कौन सी बता सकते हैं, भागीरथी और अलकनंदा। अलकनंदा, भागीरथी दोनों मिलने के बाद देवप्रयाग में आगे जाती है। आगे जाने पर यह हरिद्वार में जाती है। हरिद्वार में मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है। क्वेश्चन पूछा जाता है, गंगा किस स्थान पर मैदानी भाग में प्रवेश करती है, तो बता सकते हैं हरिद्वार में। कहां पर, हरिद्वार में। आगे चलते हुए यह उत्तर प्रदेश में सबसे लंबा मार्ग तय करती है, लगभग 28 जिलों से गुजरती है। और सबसे कम लंबा जो मार्ग तय करती है, वह आपकी
उसमें झारखंड में प्रवेश करती है, मतलब प्रवाहित होती है। उसके बाद आगे बढ़ते हुए यह दो शाखाओं बढ़ जाती है। एक शाखा इसकी पश्चिम बंगाल की ओर जाती है, सॉरी बांग्लादेश की तरफ जाती है। जब बांग्लादेश की तरफ जाती है उसे भारत में भागीरथी के नाम से जाना जाता है। और जैसे ही जैसे यह नदी, कौन सी, गंगा नदी, आपकी भागीरथी जो नदी है, वो जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है, इसमें ब्रह्मपुत्र नदी आकर मिल जाती है। उसके बाद यह पद्मा के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से? पद्मा के नाम से जानी जाती है। और यही पद्मा थोड़ा आगे चल करके जब बराक नदी, जिसका उद्गम मणिपुर से हुआ है, कहां से मित्र? मणिपुर से इसका उदय हुआ है, जो बराक नदी का, ये जब आके मिल जाती है, जिसे भारत में बराक कहते हैं और बांग्लादेश में इस बराक नदी को मेघना कहा जाता है। और जैसे ही प्रवेश करती है, जब में सहायक नदी बन जाती है यहाँ पर, तब इस नदी को मेघना के नाम से जाना जाता है। तो जहां पर ये जल गिराती है वहां पर इसे मेघना कहते हैं। बांग्लादेश वाले क्या कहते हैं? मेघना। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा कहते हैं, हम गंगा नदी मानते हैं इसका। ठीक है, ये दो भागों में बढ़ती है। एक शाखा इसकी बांग्लादेश से ली गई, दूसरी शाखा हुगली नदी के रूप में निकल के आती है, जो जिस पर कलकत्ता शहर बसा हुआ है इस नदी किनारे, और आगे जाकर के बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित कर देती है। दामोदर इसकी सहायक नदी इस तरीके से आ जाती है। अब देखिए गंगा नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, पूछी जाती है, आप लोग याद रखिए। बाएं तरफ की नदियां कौन सी हैं और दाएं तरफ की नदियां कौन सी हैं। बाएं तरफ की नदियां देखिए, सबसे पहले आपकी अलकनंदा है, उसके बाद रामगंगा है। कौन सी है? रामगंगा है। दूसरे नंबर पर गोमती नदी है। कौन सी? गोमती नदी है। तीसरे नंबर पर गंडक नदी है। तीसरे नंबर पर घाघर नदी है, घग्गर नदी बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? घग्गर नदी बोलते हैं। चौथे नंबर पर गंडक नदी है। पांचवें नंबर पर कोसी नदी है, इसे बिहार का शोक कहा जाता है, इसे सप्तकोशी नेपाल में कहते हैं। और उसके बाद आपकी महानंदा नदी है। तो एक बार फिर देखिएगा, गंगा की सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो रामगंगा है, फिर गोमती है, घग्गर है, गंडक है, सप्तकोशी है और महानंदा है। कौन कौन सी है? फिर दोबारा एक बार बताइएगा मेरे साथ, फिर बताइए। सबसे पहले रामगंगा, फिर गोमती, ये पूछी जाती है गंगा की सहायक नदियां मित्र। सबसे पहले रामगंगा है, गोमती है, घग्गर है, गंडक है, कोसी है, महानंदा है। तो इसकी जो बाएं तरफ की जो नदियां हैं, बाएं तरफ की जो नदियां हैं, इनमें 6 नदियां हैं। कौन कौन सी है? रामगंगा है, गोमती, घाघर है, जैसे घग्गर भी कहते हैं, गंडक है, सप्तकोशी और महानंदा। ये 6 नदियां आपको याद करनी पड़ेंगी, जो गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। उसके बाद जो दाएं तरफ की नदियां हैं मित्र, दाएं तरफ की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यमुना नदी है, जो इलाहाबाद में आकर मिलती है। और दूसरी सहायक नदी कौन सी है? दाएं तरफ की सोन नदी है। कौन सी है? सोन नदी है। तो यमुना और सोन, यमुना और सोन। यमुना की सहायक कौन कौन सी है? तो यमुना की सहायक चंबल है आपकी, सिंध है, केन है, बेतवा है। कौन कौन सी? चंबल, सिंध, केतवा, बेत। चंबल, सिंध, केन, बेतवा। एक बार पुनः गंगा की नदियां बताते हैं। तो गंगा की जो सहायक नदियां हैं, जो बाएं तरफ की है, वो कौन कौन सी है? एक बार फिर देख लीजिएगा। सबसे पहले रामगंगा है, उसका गोमती है। रामगंगा कौन सी है? ये वाली, गोमती। फिर घग्गर नदी है, फिर उसके बाद गंडक नदी है, सप्तकोशी या कोसी नदी है, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, महानंदा। तो 6 जो नदियां बताई थी मैंने आपको, वह इसके बाएं तरफ की नदियां हैं। जबकि दाएं तरफ की नदियों में आप देखेंगे तो मात्र 2 नदियां हैं। कौन कौन सी? जो गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है, जिसको यमुना कहा जाता है। दूसरी सोन नदी है। सोन का जो मिलन होता है, जैसे तरीके से यमुना नदी का मिलन प्रयागराज में होता है, उसी तरीके से जो आपकी सोन नदी है, इसका मिलन पटना में होता है। कहां पर? पटना, वही पाटलिपुत्र नगर, इसकी स्थापना उदयन ने की थी। अच्छा, यमुना नदी की कभी सहायक नदियां पूछ ली जाती है, तो आप लोग याद रखिए, चंबल है, सिंध, केतवा, और कौन सी है? चंबल, सिंध, केतवा, केन, बेतवा। कौन कौन सी? चंबल, सिंध, केन और बेतवा। ये 4 इसकी सहायक नदियां हैं, जो आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ये मैंने मित्र गंगा नदी का पूरा तंत्र बता दिया। सबसे लंबी जो दूरी तय करती है वो उत्तर प्रदेश में, आप लिख सकते हैं। सर्वाधिक लंबी, सर्वाधिक दूरी तय करती है वो यूपी में। कहां पर मित्र? यूपी में। और सबसे कम दूरी तय करती है तो बता सकते हैं झारखंड में। कहां पर मित्र? झारखंड में। ये पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर प्रभावित होती है। कितने जिलों से होकर के? 28 जिलों में प्रभावित होती है। और एक बात और बता दें, उत्तर प्रदेश का जो बिजनौर जिला है, कौन सा? बिजनौर जिला, याद रखेंगे, बिजनौर जिला है। कौन सा? उत्तर प्रदेश का बिजनौर जिला है, यूपी का, उसमें ये प्रवेश करती है सबसे पहले। सहारनपुर में नहीं करती, बिजनौर जिले में प्रवेश करती है और बलिया में होकर निकल जाती है। इस बात को भी याद रखेंगे आप। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। का डेल्टा, ब्रह्मपुत्र नदी, कौन सी नदी बताऊंगा मित्र? ब्रह्मपुत्र नदी।
ब्रह्मपुत्र नदी, नदी तंत्र। अब आप ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ेंगे तो देखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में सबसे पहले आप, मैंने जो बताया है वही काम करें। सबसे पहले इंडिया का मैप बनाएं। किसका मित्र? इंडिया का फ्री हैंड मैप बनाना सीख लें। कौन सी मित्र? ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम मानसरोवर झील से होता है। इस तरीके से जहां से उद्गम होता है उस जगह इसको, मतलब तिब्बत में इसे सांगपो कहते हैं। क्या कहते हैं मित्र? सांगपो के नाम से जानी जाती है। इस तरीके से क्या कहते हैं? सांगपो नदी, सांगपो कहा जाता है। सांगपो मानने मतलब ऐसी चीज जो पवित्र करने वाली हो, ऐसी चीज जो पवित्र करने वाली हो, उस स्थानीय भाषा में उस चीज को सांगपो कहा जाता है। और सांगपो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है। जब ये जिस जगह प्रवेश करती है भारत में, तो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। कहां प्रवेश करती है मित्र? अरुणाचल प्रदेश में। कहां प्रवेश करती है मित्र? आपके अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। हम एपी लिख देते हैं मित्र, ध्यान दीजिए। अरुणाचल प्रदेश मतलब एपी लिख देते हैं। और यहां पर एक पर्वत श्रेणी है। इस तरीके से पर्वत श्रेणी है। इस तरीके से जब प्रवेश करती है तो इस पर्वत श्रेणी के पास से होकर गुजरती है। इस पर्वत श्रेणी का नाम पूछा जाता है तो बता सकते हैं नामचा वर्मा। क्या मित्र? नामचा वर्मा। नामचा वर्मा, क्या नाम है? नामचा वर्मा। यदि देखो मैं मित्र इधर ड्रॉ कर रहा हूं। जब प्रवेश करती है तो अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को, जो सांगपो नदी है, जिसे भारत में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दिहांग नदी। क्या कहते हैं मित्र? दिहांग कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है? दिहांग नाम से। तो इस तरीके से नदी इस तरीके से आती है, ये दिहांग। और जैसे ही ये मैदानी भाग में असम में आती है, कहां पर आती है मित्र? असम में प्रवेश करती है। तो असम में इस नदी का नाम क्या पड़ जाता है? तो बता सकते हैं ब्रह्मपुत्र। क्या पड़ जाता है? ब्रह्मपुत्र। असम में से क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र कहते हैं। तो देखिएगा, हम लोग इसको इधर बनाते हैं। ये आपकी झील है जिसे मानसरोवर झील कहते हैं। क्या कहते हैं? मानसरोवर झील। मानसरोवर झील कहा जाता है इसे। और मानसरोवर झील से ही आपकी ये नदी निकली हुई है। इस तरीके से, इस तरीके से निकल करके यूं आगे आती है और असम में इस टाइप से घूमती है। उसके बाद बांग्लादेश में जाती है इस तरीके से, और बांग्लादेश में जाकर के आपकी पद्मा नदी से मिल जाती है और आकर के फिर मेघना, उसके बाद इस तरह से अपना जल विसर्जित कर देती है। इस तरीके से बंगाल की खाड़ी, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। जहां से इसका उदय हुआ है उस जगह इस नदी को सांगपो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सांगपो। क्या कहा जाता है मित्र? सांगपो के नाम से जाना जाता है। और जैसे ही यह भारत में प्रवेश करती है तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। कहां मित्र? अरुणाचल प्रदेश में। हम एपी लिख देते हैं। भारत में सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। और अरुणाचल प्रदेश में एक पर्वत श्रेणी है मित्र, जो बार बार परीक्षा में पूछी जाती है। इस पर्वत श्रेणी का नाम पूछ लिया जाता है। ये पर्वत श्रेणी है, पूछा जाता है। इससे पर्वत श्रेणी को नामचा वर्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? नामचा वर्मा। नामचा वर्मा पर्वत श्रेणी है, अरुणाचल प्रदेश में है। इसके बगल से होकर प्रवेश करती है। और जब ये जो नदी है अरुणाचल प्रदेश में, इसे दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? दिहांग। दिहांग नदी कहते हैं इसे। अरुणाचल प्रदेश में इसे क्या कहा जाता है? तो दिहांग नदी कहा जाता है। दिहांग नदी किसे कहा जाता है? अरुणाचल प्रदेश में मित्र। अब जैसे जैसे ये आगे बढ़ती है तो यहां पर अरुणाचल प्रदेश के बाद, अरुणाचल प्रदेश के बाद यहां पर और असम राज्य में आती है। किस राज्य मित्र? असम राज्य में आती है। तब इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी। इस नदी को क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। इसी असम में ही यह नदी, इस नदी पर यह आपका
एक नेशनल पार्क है, इसे मानस काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है। कौन सा है? काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है। और जो दूसरा है वो मानस है। क्या है? मानस। ये काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है। कौन सा? काजीरंगा। पूछा जाए काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क किस नदी के किनारे पर है तो बता सकते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की। और दूसरा वाला है यह, इसका नाम मानस है। और ये दोनों मानस राष्ट्रीय पार्क। दूसरा वाला है इसका नाम मानस है, राष्ट्रीय पार्क। अरुणाचल प्रदेश में मित्र दो नदियां हैं। अरुणाचल प्रदेश में दो नदियां हैं, दिबांग, ये दिहंग अलग है, दिबांग इस तरीके से दिबांग है। और एक है लोहित नदी। कौन सी? लोहित नदी। अरुणाचल प्रदेश में इसकी जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसकी सहायक नदी है, एक है दिबांग। कौन सी? ये कौन सी? सफेद वाली दिबांग। और दूसरी कौन सी है? ये दिबांग हो गई और ये लोहित हो गई। कौन सी? लोहित नदी। पूछा गया है कई बार कि लोहित नदी किसकी सहायक नदी है तो बता सकते हैं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है। तो दिबांग और दिहांग आप लोग याद रखेंगे। दिहांग है वो ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है और दिबांग है जो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। अरुणाचल प्रदेश में ये दोनों स्थान पर मिलती हैं। दिबांग और लोहित दोनों नदियां एक ही स्थान पर मिलती हैं अरुणाचल प्रदेश में। दिबांग और लोहित नदी। कौन सी मित्र? दिबांग और लोहित नदी दोनों नदियां अरुणाचल प्रदेश में एक ही स्थान पर आपकी दिहांग नदी में, जिसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है, उस जगह मिल जाती हैं। और उसके बाद इसकी जो अन्य नदियां हैं, जैसे नदी देखेंगे इस तरीके से, जो आपकी मणिपुर से निकली हुई है, यह बराक नदी है। कौन सी? बराक नदी है। इसका उदय कहां से हुआ है? मणिपुर से हुआ है। कहां से हुआ? मतलब मणिपुर से इसका उदय हुआ है। और जैसे ही यह प्रवेश करती है बांग्लादेश में, तब इसे मेघना कहते हैं। बांग्लादेश वाले से बराक नदी को क्या कहते हैं? मेघना कहते हैं। मेघना नदी। और मेघना नदी ही बांग्लादेश में आकर अपना डेल्टा बनाती है, बंगाली की खाड़ी में आकर के। उसके बाद और नदी है, जैसे सुबनश्री, मानस और तिस्ता। देखिए ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। सबसे पहले सुबनश्री। ये कौन सी है? सुबनश्री ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। मानस बहुत पूछी जाती है, मानस राष्ट्रीय पार्क भी है। मानस नदी। तिस्ता नदी। कौन सी मित्र? तिस्ता नदी। ये तीनों ट्रिब्यूटरी पूछी जाती हैं कि किसकी सहायक नदी है। तो तिस्ता है वो भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, मानस है वो भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और सुबनश्री मित्र बहुत बार परीक्षा पूछी गई है। सुबनश्री निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो सुबनश्री, मानस और तिस्ता इसके दाएं तरफ की नदियां हैं। और बाएं तरफ की नदियां कौन कौन सी हैं तो बता सकते हैं। एक तो बराक है, लोहित और दिबांग है। दिबांग, लोहित और बराक, ये इसकी आपकी बाएं तरफ की नदियां हैं। लेकिन दाएं तरफ की नदियां कौन सी है? सुबनश्री, मानस और तिस्ता। सुबनश्री, मानस और तिस्ता इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं ब्रह्मपुत्र की। आशा करता हूं ये बातें आपको बिल्कुल समझ में आ रही होंगी। चाहो तो इन सब बातों का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया, आप लोग इस पे बनाते हैं। इसकी दो प्रमुख सहायक नदियां हैं इस तरीके से, दिहांग और लोहित इस तरीके से, और तिस्ता, सुबनश्री, तिस्ता और मानस इस तरीके से इसकी सहायक नदियां हैं। इधर एक नदी आती है बराक नदी, इस तरीके से आकर के ये आपकी बांग्लादेश में चली जाती है। और ये मैंने आपको मोस्टली जो बताया, ये ब्रह्मपुत्र नदी का क्या बताया? नदी तंत्र बताया। ब्रह्मपुत्र नदी का नदी तंत्र बताया। इसकी सहायक नदियां पूछ ली जाती हैं और कहां प्रवेश करती है, कहां किस किस नाम से जानी जाती है। तो देखिए आपको बता दूं ये किस किस स्थान पर किस किस नाम से जानी जाती है। तो सबसे पहले जिस जिस नाम से जानी जाती है उसमें देखिए, सबसे पहले सांगपो कहते हैं। क्या कहते हैं? सांगपो इसको कहां कहा जाता है? तिब्बत में कहा जाता है। कहां पर कहा जाता है? तिब्बत में। आगे देखिए दूसरे नंबर पर इसको दिहांग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दिहांग। ये नाम पूछे जाते हैं, ये आपके अरुणाचल प्रदेश में कहते हैं। कहां पर कहते हैं? अरुणाचल प्रदेश में। तीसरे नंबर पर जब यह बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। जैसे यहां से यहां तक आ गई, तब इसका नाम क्या पड़ता है? जमुना।
और जमुना और मेघना, सॉरी जमुना और पद्मा दोनों मिल जाती हैं। जमुना और पद्मा एक नदी है, इस तरीके से गंगा नदी पद्मा मिल जाती हैं, तब इसको उसके बाद मेघना के नाम से जाना जाता है। इसे किसके नाम से? मेघना के नाम से। तो देखिए इसे जमुना कहते हैं। क्या कहते हैं? जमुना। जमुना कहां कहा जाता है तो बता सकते हैं आप, बांग्लादेश में। किसमें? बांग्लादेश में। और उसके बाद अन्य किस नाम से जानी जाती है? चौथे नंबर पर जहां पर ये गिरती है वह मेघना के नाम से जानी जाती है। किस नाम से? मेघना। ये कहां बोली जाती है तो बता सकते हैं कि बंगाली खाड़ी में। कहां पर? बंगाल की खाड़ी गिरती है, वहां पर इसे क्या कहते हैं? मेघना के नाम से जाना जाता है। तो मित्र इसके 4 नाम है, सांगपो, दिहांग, जमुना और मेघना। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सिंधु नदी का जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी का तंत्र, सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी अपवाह तंत्र, तंत्र। तो सबसे पहले आप वही काम करिए, सबसे पहले आप फ्री हैंड में मैप बनाना सीख लीजिए। इंडिया का मैप बनाइए इस तरीके से। आप चित्र पे, भारत के नक्शे पे इसे इंकित करेंगे तो आप बहुत कुछ अच्छा कर ले जाएंगे। सेशन थोड़ा लंबा होगा लेकिन बहुत ही शानदार सेशन होगा। तो देखिएगा, तो सिंधु नदी है मित्र, कौन सी? सिंधु नदी है। सिंधु नदी का जो उद्गम है, सिंधु नदी का उद्गम है, जैसे ये मानसरोवर झील से हुआ है। किससे? ये मानसरोवर झील है, यहां सिंधु नदी का प्रवेश भारत में प्रवेश करती है और इस तरीके से भारत से निकल करके यहां पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रवेश करते हुए और ये अरब सागर में अपना डेल्टा बना देती है। अरब सागर में कराची, कराची इसके पूर्व में है। कहां पर है? कराची जो है, आपने नाम सुना होगा, कराची बंदरगाह भी है पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत में। एक इसके ये क्वेश्चन पूछा गया है, सिंधु नदी के किधर साइड में, कौन सी दिशा में है कराची बंदरगाह? तो बता सकते हैं कि पूर्वी दिशा की तरफ है। तो हम लोग सिंधु नदी तंत्र पढ़ रहे हैं। सिंधु नदी तंत्र में देखेंगे इसकी जो सहायक नदियां हैं, जो सहायक नदियां हैं, सबसे पहले है झीलम, इस तरीके से झीलम इसकी सहायक नदी है। फिर दो नदियों में से एक नदी बनी है। दो नदियां कौन कौन सी है? तुंगभद्रा, भागा और तुंगभद्रा, भागा और तुंगभद्रा, भागा और तुंगभद्रा, दो नदियां इस तरीके से, इस ये दोनों नदियां मिल जाती हैं तब इसे चिनाब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चिनाब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चिनाब। उसके बाद इसके पास से रावी नदी निकली है इस तरीके से, और रावी नदी अपना जल विसर्जन किसमें कर देती है तो बता सकते हैं चिनाब नदी में। उसके बाद एक नदी है ब्यास। कौन सी मित्र? ब्यास। ब्यास नदी एक ऐसी नदी है जो सिंधु नदी का तंत्र है और यह अपना जल पाकिस्तान में नहीं ले जाती। ये पाकिस्तान ये अपना जल पूर्ण तरीके से भारत में ही विसर्जित कर देती है, क्योंकि इसमें जिस नदी विसर्जित करती है उस नदी का नाम है सतलज। सतलज नदी इस तरीके से आती है और सतलज नदी ब्यास नदी को अपनी सहायक नदी बना करके आगे इस तरीके से बढ़ते हुए इस तरीके से चिनाब में मिल जाती है। चिनाब मिलने के बाद आगे जाकर के चिनाब नदी आपकी सिंधु नदी मिल जाती है। तो ये आपके 5 नदियां हैं। कौन सी? 5 नदियों का सिंधु नदी तंत्र है। इस तरीके से 5 नदियों का सिंधु नदी तंत्र। कौन कौन सी? सबसे पहले झीलम नदी है, फिर चिनाब नदी है, फिर रावी नदी है, ब्यास नदी है और सतलज नदी है। कौन कौन सी? सतलज नदी है। ब्यास नदी पर आपके ब्यास नदी के पास में 2 डैम मिलेंगे। भाखड़ा नागल बांध है मित्र, वो मोस्टली यहीं पर है सतलज नदी पर। तो इसको ड्रॉ करते हैं, समझते हैं। तो देखिएगा सिंधु नदी तंत्र है मित्र, वो इस तरीके से है। यहां से बनाते हैं, इस तरीके से आती है नदी, इस तरीके से आकर के आपके पाकिस्तान में कराची के पास में अपना डेल्टा बनाती है। ये कौन सी नदी है? सिंधु नदी है। अब देखिए इसकी सहायक नदी पूछी जाती है, सहायक नदियां कौन कौन सी हैं और किस किस तरीके से। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले
हम देखते हैं इसकी जो सहायक नदी है वो झेलम है, इस तरीके से। झेलम मित्र आपने देखा होगा कि ये एक विसर्पण करती है, एक झील का निर्माण करती है, लेगून झील का। यद्यपि यह लेगून झील जब कहेंगे जब ये नदी का जल और झील का जल मतलब अलग अलग हुए हों, जबकि अब ये अलग अलग नहीं है। ये आपकी बुलर झील है। कौन सी है? बुलर झील है। आप देखेंगे जो बुलर झील का निर्माण हुआ है वो लेगून, इससे झेलम जो नदी है उसके द्वारा हुआ है, और लेगून झील है ये। कैसी? लेगून झील है। ये आपकी झेलम नदी है। कौन सी मित्र? झेलम नदी है। आप लोग लिखते जाइए इसी तरीके से, कसम से आप रियल बता रहे हैं। आप इस तरीके से मैप बना लेंगे और मैप बना करके लिखेंगे, उनको समझेंगे तो सारा सब कुछ आपको याद हो जाएगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप इस सेशन को कंप्लीट देखिए, उसके बाद खुद इसको 2 से 3 बार देख लेंगे ना सेशन को, तो इंडिया की सारी रिवर्स आपको कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद देखते हैं अगली जो रिवर है मित्र, अगली जो रिवर है वो 2 नदियों के रूप में आई है इस तरीके से। इसे हम चिनाब नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? चिनाब। ये यहां से 2 नदियां हैं, एक चंद्रा है, क्या नाम है? चंद्रा, और दूसरी है भागा। चंद्रा और भागा 2 नदियां हैं, 2 नदियां मिलकर के ये चिनाब नदी का निर्माण करती हैं। ये कौन सी नदी है? चिनाब नदी, चिनाब रिवर है। उसके बाद अगली जो नदी है, अगली जो नदी है वो रावी नदी है। कौन सी है? रावी नदी। रावी नदी आकर के आपकी कहां मिल जाती है? चिनाब नदी में। ये कौन सी है? रावी नदी। जो पाकिस्तान का लाहौर शहर है, पाकिस्तान का लाहौर शहर है, वो मोस्टली रावी नदी के तट पर है। अच्छा, आप ये बताइए कांग्रेस का कौन सा सम्मेलन जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, वो रावी नदी के तट पर हुआ था, लाहौर शहर में। वो कौन सा उसका क्रम था, आपको ये बताना है, कौन से नंबर का था वो। उसके बाद आप देखेंगे कि अगली जो नदी है, एक नदी आती है ये ब्यास। और ब्यास की खास बात यह है मित्र कि ब्यास नदी अपना जल पाकिस्तान नहीं ले जाती, वो भारत में अपना ले लेती है, क्योंकि भारत में से बाहर निकलने से पहले ये एक नदी है, इस तरीके से निकली हुई है, इस तरीके से। इसे सतलज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सतलज। सतलज नदी कहा जाता है। इस तरीके से अपना जल ब्यास नदी यहां पर अपना जल विभाजित कर देती है भारत में ही। ये ब्यास नदी है और ये सतलज नदी है। और इस तरीके से यह नदियां आगे जाकर के अपना संपूर्ण जल पाकिस्तान में सिंध मिला देती हैं। तो ये 5 नदियों का क्रम है, पूछ ली जाती है। सबसे पहले चिनाब, झेलम है, फिर चिनाब है, रावी है, ब्यास है और सतलज है। 5 नदियों का क्रम पूछा जाता है। अच्छा, इसकी एक सहायक और नदी है, इस तरीके से। इसकी एक सहायक और नदी है इस तरीके से। इसे जास्कर नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जास्कर नदी। अच्छा, कभी कभी इसके ऊपर की साइड की जो नदियां हैं मित्र वो पूछ ली जाती है। ऊपर की साइड की नदियां हैं, जैसे ये नदी है श्योक नदी। कौन सी? श्योक नदी है। दूसरी एक नदी और है इस तरीके से, इसे काबुल नदी कहते हैं। पूछ ली जाती है काबुल किसकी सहायक नदी है, तो बता सकते हैं काबुल जो नदी है मित्र वह आपकी सिंध नदी की सहायक नदी है। किसकी? काबुल किसकी सहायक नदी है? ये काबुल है। काबुल किसकी सहायक नदी है, तो बता सकते हैं सिंधु की। और दाएं तरफ की है दूसरी नदी कौन सी है? श्योक नदी है। कौन सी? श्योक नदी है। और एक नदी यहां पर कौन सी बताई मैंने? जास्कर नदी है। जास्कर नदी है। तो ये सिंधु नदी तंत्र था जो मैंने आपको बताया। एग्जाम में इसकी सहायक नदियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप बड़े आराम से इसके बता ले जाएंगे। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। दक्षिण भारत की तरफ तो सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले देखेंगे आप मेरे तरीके से इस तरह से मैप बना लें छोटा सा। यहां पर एक नदी है इस तरीके से, इसे साबरमती नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? साबरमती नदी। ये अपना जल कहां गिराती है मित्र? तो ये खम्बात की खाड़ी है। क्या है मित्र? खम्बात की खाड़ी है। ये क्या है? खम्बात की खाड़ी है। दूसरी नदी है इस तरीके से माही नदी है मित्र, माही नदी। इसकी विशेषता क्या है कि यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी है।
माही नदी की विशेषता क्या है कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। जो माही नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तीसरी जो रिवर है मित्र, जिसे आप नर्मदा नदी कहते हैं, क्या कहते हैं? नर्मदा नदी, नर्मदा नदी। उसके बाद यहीं पर ताप्ती नदी और है। कौन सी? ताप्ती नदी। तो 4 नदियां हैं जो आपका खम्बात की खाड़ी में गिराती है अपना जल। कहां पर? खम्बात की खाड़ी में। खम्बात की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। कहां करती है मित्र? खम्बात की खाड़ी में। तो कौन कौन सी नदियां हैं? साबरमती है, माही है। माही की विशेषता यह है कि यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नर्मदा है, दरारी नदी है, ताप्ती है, ये भी दरारी नदी है। ठीक है। उसके बाद आगे देखिएगा, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बना भी सकते हैं। अब देखिए साउथ इंडिया की जो भी रिवर है, किसकी? दक्षिण भारत की जो भी रिवर है मित्र, उनका हम लोग अध्ययन करेंगे। इस तरीके तो स्वर्ण रेखा नदी कौन सी? ये कौन सी नदी है? स्वर्ण रेखा। ये पूछी जाती है मित्र, इनका क्रम पूछा जाता है। स्वर्ण रेखा नदी, दामोदर नदी, मैं अलग अलग पेन से इसको डिफाइन करूंगा। दामोदर, देखिए ब्राह्मणी नदी है, ब्राह्मणी नदी, ये कौन सी है? ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी नदी। उसके बाद महानदी, ये कौन सी है? महानदी, महानदी। चिंता न करूंगा, क्रम से बता दूंगा। उसके बाद महादया, महादया नदी। उसके बाद है मित्र महादया नदी। अच्छा, महादया नदी मित्र वही है, इसको लिख लीजिए, महादया नदी, महादया नदी। एक महानदी है और महादया नदी है। महादया नदी मित्र वही है जिसके तट पर कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व हुआ था। इस जब कलिंग का युद्ध हुआ था तो इसका जल पूरी तरीके से लाल हो गया था। इस नदी के जल को देखते हुए अशोक ने विश्व में कभी भी, अपने पूरे जीवन में कभी भी युद्ध न करने की घोषणा की थी। वो दया नदी है। कौन सी? महादया नदी है, दया नदी है। ये पूछी जाती है, महादया नदी, ये वाली। कलिंग का युद्ध इसी नदी के तट पर हुआ था। कलिंग का युद्ध इसी नदी के तट पर हुआ था मित्र। उसके बाद देखिएगा, इस तरीके से एक नदी आती है, इस तरीके से। इस नदी को गोदावरी नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोदावरी नदी। और गोदावरी नदी के ऊपर साइड की जो सहायक नदियां हैं वो इस तरीके से नदियां हैं, 1, 2 और तीसरी इस तरीके से, इस तरीके से। ये तीनों उप नदियां हैं जो आगे एक धारा में प्रभावित होकर, जब एक धारा में प्रभावित होती है तभी इस नदी को, इस वाली को प्राणहिता, प्राणहिता ये पूछा जाता है। प्राणहिता किसकी सहायक नदी है? तो गोदावरी की सहायक नदी है। किसकी मित्र? गोदावरी नदी की सहायक नदी है। अच्छा, ये कौन कौन सी नदियां हैं? एक सेकंड, थोड़ा सा हटाना पड़ेगा। हाँ, ध्यान दीजिए, ये वाली जो नदी है इसे वेनगंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? वेनगंगा, वेनगंगा। ये वाली नदी है इसे पेनगंगा कहते हैं। क्या कहते हैं मित्र? पेनगंगा। आप चाहो तो लिख सकते हो पेनगंगा, पेनगंगा। और उसके बाद जो तीसरी नदी है उसे वर्धा कहते हैं। ये वाली वर्धा, क्या कहते हैं? वर्धा। तो ध्यान दीजिए, 3 नदियों का संगम आगे जाकर प्राणहिता कहलाता है। लेकिन 3 नदियां कौन कौन सी हैं? सबसे पहले वेनगंगा। कौन सी मित्र? वेनगंगा। फिर वर्धा और पेनगंगा। ये 3 नदियां हैं जो गोदावरी की सहायक नदी है। तीनों पूछी गई हैं। जैसे मैं इसको अलग से ड्रॉ कर देता हूं, आप परेशान हो। इस तरीके से ये कौन सी नदी है? तो बता सकते हैं गोदावरी नदी है। कौन सी? गोदावरी नदी है।
एक बार ध्यान दीजिए मेरी तरफ। ये गोदावरी नदी है, इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर, इसकी जो टोटल लेंथ है मित्र वो 1465 किलोमीटर है। कितनी? 1465 किलोमीटर है। पश्चिमी घाट से निकली हुई है महाराष्ट्र के त्र्यंबक नामक स्थान से, जो नासिक में पड़ता है। नासिक महाराष्ट्र का जिला है, वहां पर त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान है, वहां से ये निकली हुई है। और 1465 किलोमीटर दूरी तय करते हुए ये बंगाली खाड़ी में अपना जल विसर्जित कर देती है और ये डेल्टा बनाती है। क्या बनाती है? डेल्टा। आप जान के ताज्जुब करेंगे कि कृष्णा और गोदावरी दोनों संयुक्त रूप से एक बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है। इसके बाद हम देखेंगे कि एक नदी इस तरीके से है, दूसरी नदी इस तरीके से है। इसे वेनगंगा कहते हैं, इसको पेनगंगा कहते हैं। उसके बाद तीसरी जो नदी है इसे वर्धा कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्धा नदी। तीनों मिलकर के प्राणहिता के नाम से जानी जाती हैं, और जहां मिलती है तब इसे कहा जाता है प्राणहिता। प्राणहिता इसे कहा जाता है। तीनों धारा मिलकर के किस नाम से जानी जाती है? प्राणहिता के नाम से जानी जाती है। एक नदी और है जो हमेशा पूछी गई है कि इसकी, ये वाली नदी, इसे इंद्रावती नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी बहुत बार पूछी गई है। इंद्रावती किसकी सहायक नदी है? तो आपको बता दें, इंद्रावती गोदावरी की सहायक नदी है। गोदावरी की सहायक नदी कौन सी है? इंद्रावती। इसके साथ साथ प्राणहिता, पेनगंगा, पेनगंगा और वर्धा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं मित्र, जो एग्जाम में बनती हैं, पूछी गई हैं परीक्षा में। मित्र आज आप इंडिया की 70 से अधिक नदियां आपको अगर ना याद हो जाएं तो आप जो कहें वो कहना, बशर्ते सेशन को एक या दो बार देख लीजिए और आप मेरे अनुसार इसे ड्रॉ करते जाइएगा। आगे देखिए, इसके बाद अन्य चीजों में आप देखेंगे एक नदी इस तरीके से माजरा, ये पूछी जाती है माजरा। माजरा आपकी गोदावरी की सहायक नदी है। और उसके बाद एक नदी इस तरीके से किन्नार स्वामी। कौन सी है? किन्नार सानी। किन्नार सानी, किन्नर सानी नदी, ये पूछी गई है। देखिए गोदावरी की सहायक नदियों में जो इसकी बाएं तरफ की सहायक नदियां हैं वो वेनगंगा, पेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, इंद्रावती, जबकि इसकी दाएं तरफ की सहायक नदियां हैं वो माजरा। माजरा मित्र बहुत पूछी गई, इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से शरावती इंपॉर्टेंट है, प्राणहिता, वेनगंगा, फेनगंगा इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से माजरा बहुत बार परीक्षा पूछी गई है। किन्नर सानी नहीं पूछी गई है, लेकिन पूछी जा सकती है, आप लोग इसे याद रखिए। ये आपकी गोदावरी नदी तंत्र मैंने आपको बताया। कौन सा? गोदावरी नदी तंत्र बताया। और इसका जो उदय है महाराष्ट्र के नासिक के पास से, नासिक जिला है इसका महाराष्ट्र का, त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से। कौन सा मित्र? त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से इसका उदय हुआ है मित्र। और 1465 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए मोस्टली ये कहां पर पहुंच जाती है? तो बता सकते हैं बंगाली खाड़ी में। कहां पर? बंगाली खाड़ी में पहुंच जाती है मित्र। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद देखिएगा अगली जो सहायक नदी है, अगली जो नदी है वो कृष्णा नदी है। कौन सी है? कृष्णा नदी है। ये कौन सी नदी है मित्र? कृष्णा नदी है। कभी कभी इनका सीरीज पूछ लिया जाता है, आप लोग याद रखिए, कृष्णा नदी। अच्छा, जो वेनगंगा सॉरी ये गोदावरी नदी है, इसे बूढ़ी गंडक के नाम से, बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। जो गोदावरी नदी है इसे बूढ़ी गंगा के नाम से, बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है। आप लोग याद रखिए किसको? गोदावरी को। जो कृष्णा नदी है, कौन सी मित्र? कृष्णा नदी। इसकी दो सहायक नदी है, दो इसकी सहायक नदी है। सबसे पहले दो इसकी सहायक नदी है। एक नदी भीमा है। कौन सी है? भीमा। ये पूछी गई है, भीमा किसकी सहायक नदी है। और दूसरी जो नदी है मित्र वो आपकी तुंगभद्रा है। कौन सी? तुंगभद्रा। तुंगभद्रा, तुंगभद्रा नदी पूछी गई है कि तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है, तो बता सकते हैं कि कृष्णा की सहायक नदी है। भीमा तो बहुत बार पूछी गई है कि भीमा किसकी सहायक नदी है, तो बता सकते हैं कृष्णा नदी की। तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है, तो बता सकते हैं कृष्णा नदी की सहायक नदी है।
तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? तो बता सकते हैं कि यह नदी आपकी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तो भीमा और तुंगभद्रा कृष्णा की सहायक नदी है। कौन सी? भीमा और कृष्णा। अच्छा, एक नदी और है तवा। तवा, तवा भी आपकी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कौन सी? तवा, भीमा, तुंगभद्रा, ये तीनों पूछी जाती हैं। आप इसे नोट कर लीजिएगा, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये एक नदी है पेन्नेरू। कौन सी है मित्र? पेन्नेरू पूछी गई है, पेन्नेरू नदी। उसके बाद मित्र जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है उसका नाम है कावेरी। कौन सी है? कावेरी। कावेरी नदी। तो एक बात ध्यान दीजिए, मैं सबको याद करा दूंगा, क्रम से बताऊंगा, आप चिंता न करें। कावेरी नदी है और उसके बाद लास्ट नदी है वेंगई नदी। कौन सी? वेंगई नदी, जो केवल केवल केरल और तमिलनाडु में प्रभावित होती है। वेंगई नदी, वेंगई नदी, बस पहुंच गए आप। दक्षिण भारत की नदियां हैं, इसे प्रायद्वीपीय भारत की नदियां कहा जाता है, जिसमें आपने देखा सबसे पहले बंगाली खाड़ी की तरफ गिरने वाली नदियों में सबसे पहले हम लोगों ने अध्ययन किया, जिसमें सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आपके बंगाली खाड़ी में दामोदर नदी नहीं गिरती है, सबसे पहले स्वर्ण रेखा नदी। कौन सी मित्र? स्वर्ण रेखा नदी। दूसरे नंबर पर है ब्राह्मणी नदी। आप लोग लिखते जाइए मित्र, सबसे पहले स्वर्ण रेखा नदी बंगाली खाड़ी में गिरती है, दामोदर नहीं गिरती है। ब्राह्मणी नदी, उस ये मित्र सीरीज पूछी जाती है, सीरीज आप लोग याद रखिए। सबसे पहले स्वर्ण रेखा नदी, जो कराची के रांची के कराची नहीं, रांची के पठार से होकर गुजरती है। और इस नदी में, स्वर्ण रेखा नदी में, स्वर्ण के पार्टिकल पाए जाते हैं, स्वर्ण के छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। तो स्वर्ण रेखा नदी ब्राह्मणी नदी है। उसके बाद महानदी, महानदी कौन सी? तीसरे नंबर पर कौन सी है? महानदी है। चौथे नंबर पर है महादाया नदी। महादया नदी वही नदी है जिसके तट पर कलिंग का युद्ध हुआ था। उसके बाद नदी आती है, तो देखिए फिर एक बार पांचवें नंबर पर है आपकी गोदावरी नदी। और गोदावरी नदी की सहायक नदियों में देखेंगे, गोदावरी की जो सहायक नदियां हैं उनमें देखेंगे सबसे पहले वेनगंगा 1, वर्धा 2 और पेनगंगा 3। और उसके बाद चौथे नंबर पर मैंने आपको बताई इंद्रावती, माजरा, माजरा एक नदी और इस तरीके से थी। ठीक है, तो ये इसकी सहायक नदियां थी गोदावरी की। उसके बाद छठवें नंबर पर आपकी कृष्णा नदी है। कृष्णा की सहायक नदियां है, तवा है, भीमा है और तुंगभद्रा है। सातवें नंबर पर पेन्नेरू नदी है। आठवें नंबर पर कावेरी नदी है। कावेरी नदी 2 राज्यों में प्रभावित होती है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसी कौन सी नदी है जो वर्ष में 2 बार वर्षा का जल प्राप्त करती है? ऐसी कौन सी नदी है जो वर्ष में 2 बार वर्षा का जल प्राप्त करती है? तो वही कावेरी नदी है। जब मानसून आता है मई जून में, जून जुलाई में, तब यह वर्षा का जल प्राप्त करती है। जब मानसून लौटता है सर्दियों के मौसम में, अक्टूबर नवंबर में, तब भी ये जल प्राप्त करती है। कौन सी? कावेरी नदी। तो कावेरी के बाद जो लास्ट नदी है वेंगई नदी, बहुत पूछी जाती है मित्र, किन किन राज्यों में प्रभावित होती है? तो आप गूगल सर्च करके देख लें कि वेंगई नदी किन किन राज्यों में प्रभावित होती है। तो ये नदियों का क्रम था जो पूछा जाता है, ये नदियां पूछी जाती हैं। अगर आप उसको ठीक तरीके से याद कर लेंगे, इसी तरीके से मैप पे आप ड्राइंग करेंगे, तो मैं जानता हूं आपको इसी तरीके से सारी नदियां अधिकांश याद हो जाएंगी। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद अब मैं आपको बताऊंगा, ये तो पूर्व की ओर बहने वाली नदियां थी। अब आपकी कुछ नदियां ऐसी हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं, जो अरब सागर अपना जल विसर्जित करती हैं, वो आपको बताता हूं। आप इसका जब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखिए, आप फिर इसी तरीके का मैप बनाएंगे, इस तरीके का। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि 4 नदियां ऊपर हैं इस तरीके से, जो खम्माती खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। इसका नाम शरावती है। कौन सा मित्र? शरावती है। उसके बाद दूसरे नंबर पर है
हाँ तो मित्र देखिएगा, ये नदी कौन सी है? साबरमती नदी है। कौन सी? साबरमती। दूसरी है माही नदी। कौन सी मित्र? माही नदी। तो इसकी विशेषता बताई थी कि यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तीसरी नदी मैंने आपको बता दूं, नर्मदा नदी है। कौन सी? नर्मदा नदी है। ये भी अपना खम्बाती खाड़ी में गिराती है अपना जल, ये नर्मदा नदी है। चौथी नदी है मित्र ताप्ती नदी है। ये भी नदी अपना मुहाना कहां पर बनाती है? तो बता सकते हैं बंगाली वहां पर खम्बाती खाड़ी में। ये ताप्ती नदी है। कौन सी? ताप्ती नदी है। उसके बाद 2 प्रमुख नदियां देखेंगे। सबसे पश्चिमी घाट है ये। पश्चिमी घाट में 2 प्रमुख नदियां देखेंगे गोवा में, इस तरीके से 2 नदियां हैं। इन 2 नदी ये गोवा में है। किस मित्र? गोवा में है, गोवा जिले में है। नाम क्या है? तो एक नदी है, इसका मांडवी नाम है। क्या नाम है? मांडवी। दूसरी का नाम ज्वारी नदी है। कौन सा? ज्वारी नदी है। तो पूछा जाता है ज्वारी और मांडवी नदी कहां पर है? तो बता सकते हैं गोवा में। कहां पर है? गोवा में है। मांडवी और ज्वारी नदी कहां पर है? गोवा में है। कहां है मित्र? गोवा में। एक नदी है शरावती, इस तरीके से। ये कौन सी नदी है? शरावती। ये पूछी गई है, इंपोर्टेंट है। और एक कर्नाटक में है। कहां पर? कर्नाटक में। कर्नाटका में। कहां पर है? कर्नाटका में है। उसके बाद केरल में 3 नदियां हैं और तीनों बहुत पूछी जाती। कौन कौन सी हैं? भरतपूसा। कौन कौन सी? भरतपूसा, पेरियार और पंबा। कौन कौन सी? भरतपूसा, भरतपूसा, पेरियार और पंबा। कौन सी? पंबा। पंबा आपकी ये है, पेरियार ये है और भरतपूसा ये है। अच्छा एक बात बता दें, केरल की सबसे बड़ी जो नदी है, केरल की सबसे बड़ी जो नदी है वो भरतपूसा नदी है। कौन सी मित्र? भरतपूसा नदी है केरल की सबसे बड़ी नदी है। और पेरियार जहां पर नौकायन होता है, प्रतियोगिता दौड़ होती है, वो पेरियार नदी में होती है मित्र। तो भरतपूसा जो केरल की सबसे लंबी नदी है, केरल की सबसे लंबी नदी है। तो देखिए जो अरब सागर में अपना जल विसर्जन करती हैं वो नदियों में सबसे पहले देखेंगे आपकी कौन सी है? साबरमती है। दूसरे नंबर माही है। तीसरे नंबर पर नर्मदा है। चौथे नंबर पर कौन सी होगी? ताप्ती नदी होगी। 5वें नंबर पर मांडवी होगी। 6वें नंबर पर कौन सी? ज्वारी नदी। ये मांडवी ज्वारी नदी है मित्र, गोवा में प्रभावित होती है। 7वें नंबर पर शरावती नदी है। पूछी जाती है किस राज्य में है प्रभावित होती है? तो कर्नाटक राज्य में। 8वें नंबर पर देखते हैं तो भरतपूसा है जो केरल की सबसे बड़ी नदी है। 9वें नंबर पर है पेरियार है और 10वें नंबर पर कौन सी है? तो पंबा नदी है। ये मैंने नदियों का क्रम बताया जो अरब सागर में अपना जल विसर्जन करती है। किसमें? अरब सागर में। अरब सागर में अपना जल विसर्जन करती हैं। ये मैंने आपको बताया 10 नदियां हैं। कौन कौन सी हैं वो आपने देख ली। तो मित्र ये मेरा छोटा सा प्रयास था जिसमें मैंने इंडिया की लगभग आपको 70 से अधिक नदियां हैं लगभग वो क्लियर करा दी। 70 से अधिक नदी आपकी क्लियर हो चुकी है। अगर 1 से 2 बार आप सेशन को देख लेते हैं, और आपसे यही कहूंगा अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज कम से कम 3 दोस्तों के साथ शेयर करिए। मैं दावे के साथ फिर भी कह सकता हूं कि ये इस सेशन से आपको 1 से लेकर के 5 क्वेश्चन आपको 100% मिल जाएंगे। बशर्ते यह है कि इस सेशन को आप कंप्लीट देखें, दिन कम से कम 2 बार देखें और एक बेहतरीन नोट्स बनाएं और फ्री हैंड मैप इंडिया का जरूर बनाना सीख लें ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। नए सेशन में आपसे फिर मुलाकात हो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।